ये मोदी जी हैं, ये आ जाएंगे, तुम लोगों को मार काट लगा देंगे। या कभी आग लग गया तो हम तो कभी पूछते नहीं है ना कि फायर ब्रिगेड बुलाओ, मुसलमान फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या पुलिस बुला लो तो मुसलमान पुलिस वालों को बुलाना, वो महफूज है। कौन से मुल्क में रह रहे हैं भाई? यहाँ तो हम लोगों को अपना इबादत करने भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है अपने अपने धर्म के बारे में। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम प्रधानमंत्री के कुर्सी का इज्जत करते, प्रधानमंत्री का नहीं। अरे भाई, तुम एक बेजान चीज़ का इज्जत कर सकते हो, उनका नहीं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से एक बार बंगाल के धरती से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे, जहां पे हमेशा से ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो इतने सालों से बंगाल में बरकरार हैं, वो हमेशा से मुस्लिम भाई बहनों पे राजनीति करती हैं, हमेशा से इनको वोट बैंक बनाकर इनका इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर क्या सच्चाई है, यहाँ पर क्या सोचती है ये कम्युनिटी, आज बात करेंगे। तो आज हम इनके साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। क्या नाम है आपका सर? तारिक शेख। तारिक शेख। सर, हमेशा से हमने ये देखा है, जैसे चुनाव का जैसे अभी वक्त है, तो चुनाव का वक्त आते ही एक चुनावी हिंसा का नाम सामने आता है, और हमेशा से ममता बनर्जी किसी न किसी को एक कुर्सी को पाने के लिए कंधा का इस्तेमाल करती हैं, और वो कंधा है आप लोग, जिनके नाम पर वो राजनीति करती हैं। पर क्या आपको इसके लिए कोई उपलब्धि मिली, कोई फ़ायदा हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीति का वक्त आने से अक्सर ये बंटवारे के टाइम से चालू हो चुका है कि हिंदू को एक तरफ कर लो, मुस्लिम को एक तरफ कर लो। ठीक है, ये जिन्ना नेहरू का बनाया हुआ चीज़ है। तो जिन्ना भी उस वक्त में जब बंटवारा कर रहे थे तो कहा था कि मुल्क का जब बंटवारा करना है तो मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं रहेगा, तो वो बहुत से मुसलमान को लेकर के पाकिस्तान चले गए। ठीक है, लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि मुसलमान जो यहाँ रह गए वो खुश थे ही और अपना वतन को नहीं छोड़े। तो ये जो हर मुसलमान ऐसा नहीं है कि एक तरफा पार्टी को वोट दे दे। वो कुछ आज के नौजवान और बेहतर समझदारी है मीडिया के माध्यम से कि वो लोग जानते हैं कि अब वो दौर नहीं रहा जो मैंने बेवकूफ़ बनाने वाला। आप जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए उन्नति किया, तो आप 43 साल में सीपीएम और तृणमूल का गवर्नमेंट, सेंट्रल तो आई नहीं है इधर, और उससे पहले कांग्रेस 26 साल थी। तो ब्रिटिश अमल में 55% नौकरी मुसलमानों का था। उसके बाद कांग्रेस का अमल आया, तो कांग्रेस का अमल के टाइम में घट के 12.5% हो गया। उसके बाद सीपीएम का वक्त आया, आस्ते आस्ते घटते घटते 2%, बुद्धदेव का ज़माना में 1.5%, ममता बनर्जी का फर्स्ट टाइम में 1%, अभी 0.70 माने 0.71% से भी घट चुका है। तो मुसलमानों को तो कहीं उन्नति दिखा नहीं है। तो फिर यहाँ मुसलमान के बाद कहाँ से आ जाते हैं? और दूसरी बात है कि जब हम कभी इलाज कराना होता है तो डॉक्टर से हम लोग कभी नहीं पूछते कि आप मुसलमान है कि हिंदू है। जब हम लोगों को कोई अच्छा टीचर की ज़रूरत होता है उस वक्त हम लोग कभी नहीं पूछते कि ये टीचर हिंदू है या मुसलमान है। जब हम लोगों को कुछ खरीदना होता है या बेचना होता है तब हम लोग कुछ नहीं ये पूछते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो राजनीति का वक्त में ये जो हिंदू कार्ड जो फेंका जाता है या मुस्लिम कार्ड जो फेंका जाता है, ठीक है, अपना काम पे उन्नति मांगो कि हमने ये 10 साल में काम किया है या हमने जब से ये काम कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उन्नति में अपना आके मांग सकते हैं। तो आज उन्हें मालूम है कि हमने जो वादा किया था यहाँ के लोगों से, बंगाल के लोगों से, कि एक वक्त हम आएंगे, फिर से कल कारखाना खुलेगा जो सीपीएम बंद करा चुके हैं। ठीक है, तो वो तो कल कारखाना खुला नहीं, बाकी का जो कल कारखाना और भी था, जैसा कि हिंदुस्तान में कल कारखाना, बंगाल में सिर्फ 24% अकेला बंगाल कारखाना था, कल कारखाना था, लेकिन आज घटते 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 सिर्फ 4 या 3.5% रह चुका है। तो ये बंद हो चुका है, आप समझ रहे हैं ना? तो ये बंद हो चुका है। देखिए, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि मौलानाओं के नाम पे दीदी राजनीति करती हैं। आज फिर से कल हमने देखा कि एक मौलाना हुसैन जो पूर्वी मिदनापुर के बिलोंग करते हैं, उनको शामिल किया है उन्होंने। इससे पहले हमने देखा पिछली बार जो आज उन्होंने ISF अपनी खुद की पार्टी बना ली है, अब्बास सिद्दीकी, उनके नाम पर जो फुरफुरा शरीफ के पीरज़ादा हैं, तो उनके नाम पर उन्होंने राजनीति की पिछले बार। हाँ, कि हालांकि उनको फ़ायदा भी हुआ था। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरीके की राजनीति कर रही हैं? क्यों वो मौलानाओं को शामिल कर रही हैं? देखिए, उनके पास तो और कोई बचा नहीं है। बाकी के लोग जो समझदार थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ठीक है, तो मुसलमान को सिर्फ मोदी का दिखाओ कि ये मोदी जी हैं, ये आ जाएंगे, तुम लोगों को मार काट लगा देंगे, डरा के सिर्फ लेना है। जो कि आप बेहद जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 28-29 राज्य में अकेला मोदी जी का सरकार 15 से 20 राज्य में है। ठीक है, जैसा कि गुजरात है, MP है, UP है,
गोवा है, वहाँ भी तो मुसलमान महफूज है। कुछ दिन पहले बॉम्बे में भी था, वहाँ तो ये भी तो होता है, इसको कहने सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ पे लोग कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान का हिफाजत करने के लिए खुद मुसलमान खुद रेडी है। ठीक है, रहा सवाल मारपीट का, यहाँ कौन किससे मारपीट करेगा? आज तो हम लोग जब भी किसी से, हम लोग इतना बंगाल में एकताई है, किसी को कोई भी ज़रूरत होता है, हमारे ज़्यादातर जैसा हमारे घर में झगड़ा हो गया या कभी आग लग गया तो हम तो कभी पूछते नहीं है ना कि फायर ब्रिगेड बुलाओ, मुसलमान फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या पुलिस बुला लो तो मुसलमान पुलिस वालों को बुलाना, वो महफूज है, या हमको इलाज कराना है तो डॉक्टर मुसलमान बुला लो। तो हर एंगल से तो हिंदू हमारे साथ साथ हैं। हमारे बच्चों को एजुकेशन भी ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश मीडियम में देते हैं, वहाँ भी तो अच्छे परवरिश मिल रहा है। तो यहाँ ये भी तो है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो सीए एनआरसी आ जाएगी, फिर आपकी नागरिकता का क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सीए के बारे में। देखिए, सीए जो कानून है वो तो देने का कानून था, ठीक है, वो देने के लिए बना है। एक वक्त था जब देने का कानून का ये मतलब है कि एक वक्त था हिंदुस्तान दो टुकड़ा में बटा, ठीक है। आप लोग तो समझ रहे हैं कि किस वजह से बटा, भाषा के लिए नहीं, रोजी रोजगार के लिए नहीं, उन्नति के लिए नहीं, सिर्फ एक बात कहा गया कि जिन्ना अपना मुल्क अलग होगा, नेहरू अपना मुल्क लेके अलग होगा। जबकि आप बेहतर जानते हैं ये बात में अलग हुआ, और वहाँ के जो हिंदू रहने वाले थे, जो पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में जब बटा देश, तो वहाँ पर ही जो हिंदू रहने वाले थे, वहाँ के हिंदू, तो वो सुबह उठ के एक बैग देखे 47 को कि ये क्या, हम लोग पाकिस्तान में कहाँ से आ गए, क्या मेरा ज़मीन वहाँ से घसक के चले गया या हम लोगों को किसी ने उठा के लेके आया? तो बाद में, उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था, उन लोगों को बाद में पता चला कि मुल्क का दो बंटवारा हो चुका है और आप पाकिस्तान में रह चुके। तो उस वक्त बहुत से लोग आने का कोशिश किए हिंदुस्तान में, लेकिन इतना झगड़ा था, इतना मारपीट था, इतना अफरा तफरी था कि आपको बेशक मालूम होगा, राइटिंग में लिखा हुआ है 10 लाख इंसानों का जान जा चुका था, इंसानों का जान। तो उस वक्त घबरा गए थे लोग और वहीं के वहीं रह चुके। लेकिन जब ये माहौल आस्ते आस्ते ठंडा होने लगा और वो लोग जब वहाँ पर ही रहने लगे, तो उन लोगों को तकलीफ़ होने लगा कि हम लोग कौन से मुल्क में रह रहे हैं भाई, यहाँ तो हम लोगों को अपना इबादत करने भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, अपने अपने धर्म के बारे में। तो हम लोग अपना देश, जो हमारे पूर्वजों का देश था, वहाँ चले जाएँ तो बेहतर होगा। तो वो लोग यहाँ आने जो चाह रहे हैं, ठीक है, जो आ भी चुके हैं, तो उन लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिला। पहले दिया जाता था 12 साल में, अब दिया जा रहा है 6 साल में। तो 6 साल में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, मोदी जी ने देने का कानून रखा है। तो इसमें हम लोगों को क्या मतलब है कि आपके देश है, हम लोग का देशवासी है, हम लोग उनके साथ गले लगे, मिल के रहें, साथ में रहें, अच्छी बात है। यहीं पे आज टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सारे सीटों के उम्मीदवारों का उन्होंने नामांकन जारी कर दिया है। तो सुनने में ये भी आया है कि लगभग उसमें 50 मुस्लिम महिलाओं को रखा गया है। तो इस बार जैसे अगर आपकी जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं तृणमूल सरकार के सोच से आपकी सोच मिलती है। तो इस बार जैसे आप खुद एक मुस्लिम हैं और सामने आपके जो उम्मीदवार खड़े हैं वो आप ही के समुदाय से हैं, तो कैसा युद्ध होगा इस बार? देखिए, सबसे पहली बात, एक होता है नकली सामान बेचो, एक होता है असली सामान बेचो, ठीक है। आपको एक होता है एक अच्छा दाम में अच्छा सामान मिल रहा है और अच्छे सामान आपको कम दाम में सामान मिल रहा है। तो क्या आप उस जगह में आ करके हिंदू मुसलमान करेंगे? जैसा कि हमको होलसेल रेट में यहाँ मिल रहा है कोई सामान, तो हम कोशिश करेंगे ये हिंदू है कि मुसलमान है, हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि सामान हमको सस्ता कहाँ मिल रहा है। उसी तरीके से हमको नेता को देखना है। हम लोगों ने 10 साल तो इन्हें दिया था, ठीक है। पहला 5 साल जब हम लोगों ने इन्हें दिया तो ममता बनर्जी दीदी खुद कही कि हमारे पास में कोई जादू का छड़ी नहीं है जो हम घुमाएंगे ऐसा हो जाएगा, तो हमें और 5 साल दिया जाए, ठीक है। तो उनको दिया गया 5 साल दोबारा काम करने के लिए। लेकिन दोबारा जो काम करने आए, आप बताइए कि वो किस जगह में, क्या बेरोज़गारी चली गई, क्या हेल्थ व्यवस्था अच्छा हो चुका है, कानून व्यवस्था अच्छा हो चुका है, कहाँ कुछ हुआ, क्या एजुकेशन में अच्छा हो चुका है, नौकरी अच्छे मने मिल रहे हैं? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। अब आप दिखाइएगा कि परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन क्या हुआ है? पहले हर दीवार में लाल सादा हुआ करता था, अब ब्लू सादा होने लगा है। इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? तो जी देखिए, ममता दीदी तो कलमा पढ़ती हैं आप लोगों के लिए, हमने देखा कई बार उनको नमाज पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार जय श्री राम के नारे लगवा रही है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी कलमा पढ़ती है, कलमा बहुत से लोग भी पढ़ते हैं, कलमा एराव का रेरान भी पढ़ता है, लेकिन वो जो आपस के रंजिश है वो थोड़ी ना कलमा पढ़ने से ख़त्म हो जाता है। आप तो समझ रहे हैं बेशक,
ठीक है। तो और रहा सवाल, आप जय श्री राम बोलिए, हम कलमा पढ़ लेते हैं ना, हम आपको मना करेंगे ना आप हमें मना कीजिए, क्योंकि ये जो हिंदू भाइयों के तो दिया हुआ है बाबा जी अम्बेडकर साहब का जो कानून जो बनाए हैं, जो आज हम लोग कानून का फ़ायदा लेते हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है, संविधान में ये लिखा हुआ है, संविधान में वो लिखा हुआ है। अरे भाई, संविधान में जो भी लिखा हुआ है पहले तो कोई हिंदू भाई नहीं लिखा था ना हम लोगों का हक देखते हुए, तो आज हम लोगों को हिंदू से इतना नफरत क्यों हो जाएगा? पहले ये देखो कि काम कौन अच्छा कर रहा है। हमारे पास में एक मदरसा भी रहेगा, हमारे पास में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी रहेगा, तो हम तो ये देखेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ ज़्यादा उन्नति करें। हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह चुके थे कि आपको यदि भी कुछ सीखना है, कुछ उन्नति करना है, तो आपको चीन भी जाना पड़े तो जाओ, कुछ सिक्का हासिल करना है तो यहाँ नेता चुनना है। हम नेता माने वो कलमा पढ़ लिए, वो कुरान शरीफ पढ़ लिए, तो उससे हमको क्या लेना देना है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाती है तो आप मुसलमान समुदाय यहाँ खतरे में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहुत से देश में आज तो हिंदुस्तान तो मोदी सरकार का ही है ना, हमारा तो नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम प्रधानमंत्री के कुर्सी का इज्जत करते, प्रधानमंत्री का नहीं। अरे भाई, तुम एक बेजान चीज़ का इज्जत कर सकते हो, उनका नहीं। आप किसी का खिलाफ में जब तक बोलोगे तो वो उनसे आप उम्मीद कहाँ से रखोगे कुछ अच्छा लेने का? चाहे वो आपका परिवार क्यों ना हो, आप अपने परिवार का अगेंस्ट में बात करोगे तो वहाँ से थोड़ी ना आपको रिटर्न कुछ। दादा, ये भी तो है, बीजेपी सरकार अगर आ जाती है तो कल के डेट में, आज उन्होंने ये 3 तलाक लेकर आ गए, उसकी 3 तलाक का कानून ले आए, क्या पता कल के डेट में वो जनसंख्या आबादी का एक बिल लेकर पास कर दे, कानून ले आए, तो क्या करेंगे? देखिए, 3 तलाक का जो कानून है, मोदी जी बहुत माने ये जो प्रधानमंत्री जो कानून आया थोड़ा सा मेरे लिए लेट हो गया, क्योंकि 2012 में मेरी बहन थी, तो उनका शादी हो चुका था, उससे झगड़ा हुआ उनके हस्बैंड से, क्योंकि उनका हस्बैंड पहले से शादीशुदा थे। मेरा बहन को जब पता चला तो आपस में झगड़ा हो चुका था, ठीक है। एक बैग झगड़ा होने के बाद हस्बैंड घर छोड़ के चले गए और उनको तलाक का कागज़ भिजा दिया। कुछ चंद पैसे मौलाना को दे करके, आप समझ रहे हैं कि मौलाना को दे करके वो कागज़ ला के दे दिया। तो बहन हमको आके कही, 13 मई का दिन था कि 2012 कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है, क्या करे? तो हम उसी दिन गए फ़ौरन और लड़का से हम मिला और बात किया। बोले नहीं, हम तो आपका बहन को तलाक दे दिया है, आपको जो करना है कर लीजिए। हम पुलिस के पास भी गए, पुलिस बोले कि हम तो कुछ एक्शन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपका जो कानून है शरिया कानून हम लोग को इजाज़त नहीं देता है। तो हम बोले कि बाकी सबका तो तलाक कोर्ट में होता है, ये क्या? एक बैग मौलाना साहब के पास गए, ना मेरा बहन से पूछा, ना कुछ, तलाक एक कागज़ ला के फेंके, हो गया सब ख़त्म, ठीक है। तो वो पुलिस बोल दिए कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम अपना बहन को जब ये कहानी मैंने आके जब कहा तो कुछ दिन बाद 17 मई को 4-5 दिन बाद हमारा बहन का हम लोगों को लाश मिला। तो आप समझ सक रहे हैं ये कानून उस वक्त नहीं था तो हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हम नहीं चाहते कि और भी ऐसा किसी को भी ये झेलना पड़े जो हमको उस वक्त दर्द झेलना पड़ा। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, मोदी जी ने जो कानून लाया है, माने जिसके घर में बहन है और बेटी है वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये कानून हमारा हक में है और हक से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड।